हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीरीज पैरेलल रेसिस्टर को कैसे सम करना है और उसका कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं और न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं ये स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग करंट, वोल्टेज और रेसिस्टर का बेसिक समझते हैं और उसके बाद हम लोग सीरीज और पैरेलल में रेसिस्टर को कैसे सम करते हैं उसका स्टडी करेंगे और फिर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग करंट बोलते हैं। किसी भी कंडक्टर में अगर चार्ज फ्लो कर रहा है तो किस रेट से वो चार्ज फ्लो कर रहा है उसको हम लोग करंट बोलेंगे और इसका फॉर्मूला है I इक्वल टू क्यू बाई टी। यहाँ पे क्यू जो है चार्ज है और टी जो है टाइम है। और करंट का जो एसआई यूनिट है वो एम्पियर है, उसको ए से भी हम लोग लिखते हैं। अभी 1 एम्पियर करंट को हम लोग किस तरीके से डिफाइन करेंगे? सपोज किसी कंडक्टर में 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है 1 सेकेंड में, तो इसको हम लोग कह सकते हैं फॉर्मूले के हिसाब से 1 कूलम डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड, और इसी को हम लोग 1 एम्पियर बोलते हैं। अभी करंट को मेजर करने के लिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे ए मीटर। ए मीटर करंट को मेजर करता है और ए मीटर के अक्रॉस जो रेसिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम रहता है। और ए मीटर को हम लोग जनरली सर्किट में सीरीज में कनेक्ट करते हैं। जैसा कि इस सर्किट में आप देखेंगे तो ये पावर सप्लाई है, डीसी पावर सप्लाई, बैटरी हो सकता है यहाँ पे, और ये लोड है, और ये आपका कंडक्टर है जो कि करंट को फ्लो कराएगा। अभी इस कंडक्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है ये मेजर करना है, तो ए मीटर को हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। तो ये करंट जो लोड की तरफ जा रहा है वो ए मीटर से क्रॉस होकर जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ए मीटर का यूज करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि 1 यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर करने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा उसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हो जाएगा वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज, और इसका एसआई यूनिट है वोल्टेज, उसको वी से हम लोग लिख सकते हैं। अभी 1 वोल्ट का मतलब क्या होता है? तो 1 वोल्ट को हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि सपोज 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर करने में अगर 1 जूल एनर्जी कंज्यूम होता है तो दो पॉइंट के बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस होगा वो 1 वोल्ट का होगा। सपोज यही एग्जांपल को आप एक बैटरी के तौर पे ले लीजिए कि एक बैटरी है जिसमें कि पॉजिटिव टर्मिनल है और नेगेटिव टर्मिनल है। तो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक 1 कूलम चार्ज लेके जाने के लिए जितना मेहनत करना पड़ेगा वो बैटरी का वोल्टेज हो जाएगा। अभी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वोल्टेज से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको मेजरमेंट हम लोग वोल्ट मीटर से कर सकते हैं। अभी वोल्ट मीटर के अक्रॉस हाई रेसिस्टेंस होता है। अभी दो पॉइंट के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो उस दो पॉइंट के बीच में आपको वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा। जैसा कि इस सर्किट में एक बैटरी है और एक लोड है, और इस लोड के क्रॉस हमको वोल्टेज मेजर करना है, तो इस लोड के दो पॉइंट के बीच में हम लोग वोल्ट मीटर लगा देंगे। तो सपोज यहाँ से करंट आई फ्लो कर रहा है, तो ये करंट जो रहेगा यहाँ से आई फ्लो करेगा और ये बल्ब से क्रॉस करके रिटर्न बैटरी तक जाएगा, और कोई भी करंट वोल्ट मीटर तक नहीं आएगा। ये आइडियल केस है। एक्चुअल रियल कंडीशन में मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर में करंट वोल्ट मीटर में फ्लो करता है, क्योंकि इसका रेसिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं है, एक सर्टेन रेसिस्टेंस है वोल्ट मीटर के क्रॉस। तो ये कंसेप्ट था वोल्ट मीटर का। अभी हम लोग रेसिस्टेंस के बारे में देखते हैं। तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला है R इक्वल टू V बाई I। तो रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड ऑफ कंडक्टर एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर कॉल्ड रेसिस्टेंस, और इसका एसआई यूनिट है ओम। नाउ ओम लॉ क्या बोलता है कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस इट एंड्स। मतलब I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होगा। और सेम चीज आप लिख सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अभी यहाँ पे प्रोपोर्शनल को हमको हटाना है तो इसकी जगह पे एक कांस्टेंट यूज कर लेंगे, उसी कांस्टेंट को हम लोग R बोलते हैं।
इसका मतलब V इक्वल टू आर आई। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया और इसी फॉर्मूले का यूज थ्रू आउट द कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। सपोज किसी रेसिस्टर के क्रॉस वोल्टेज जो है वो 2 वोल्ट है और उसमें करंट फ्लो कर रहा है 4 एम्पियर का। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि सेम रेसिस्टर के क्रॉस हम लोग वोल्टेज 4 वोल्ट अप्लाई करेंगे, तो उसके अक्रॉस जो करंट फ्लो करेगा वो 8 एम्पियर का है। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है R इक्वल टू V बाई आई। तो पहले कंडीशन में R कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 0.5। सिमिलरली दूसरे कंडीशन में हम लोग कैलकुलेट करेंगे रेजिस्टेंस 4 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू 0.5 ओम। इसका मतलब क्या हुआ कि रेजिस्टेंस जो है वो किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है और वोल्टेज और करंट जो है अकॉर्डिंगली, मतलब आप कितना वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली करंट आपका चेंज होगा। रेजिस्टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, रेजिस्टेंस फिक्स रहेगा। वो डिपेंड करेगा आप रेजिस्टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा कि मटेरियल का क्वालिटी क्या है। रेसिस्टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, रेसिस्टेंस डिपेंड करेगा मटेरियल का प्रॉपर्टी के ऊपर। अभी हम लोग तो तीनों का समरी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरीके से। अभी हम लोग सीरीज का केस लेते हैं कि 3 रेसिस्टेंस हमारे सीरीज में लगे हुए हैं और यहाँ पे हमारा बैटरी है और ये करंट जो है आई फ्लो कर रहा है। तो ये करंट यहाँ से फ्लो करेगा, तो करंट को फ्लो करने के लिए कोई अदर पाथ नहीं है, तो सेम करंट R1 से फ्लो करेगा, वही करंट R2 से फ्लो करेगा और वही करंट R3 से फ्लो करेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि I इक्वल टू I1 I2 इक्वल टू I3। तो ये चीज ट्रू हो गया यहाँ से। अभी हमको वोल्टेज कैलकुलेट करना है, तो वोल्टेज जो रहेगा बैटरी के क्रॉस वो सम ऑफ होगा V1 V2 एंड V3, क्योंकि यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस है और इसके क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस है। तो तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस सम करके जो वोल्टेज आएगा वो V आ जाएगा। तो ये हमारा बेस फॉर्मूला मिल गया V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अभी हमको मालूम है V इक्वल टू आई आर होता है, तो सेम फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे और V के जगह पे आई आर पुटअप करेंगे। तो V के जगह आई आर पुटअप करेंगे। अभी I सब में कांस्टेंट है, तो हमने I1 इंटू R1, I2 इंटू R2, I3 इंटू R3। तो I1, I2 और I3 के जगह पे हमने I लिख दिया। अभी ये I और ये I सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचा R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेसिस्टेंस अगर सीरीज में है तो उसको सिंपली सम करना है। अभी सीरीज रेसिस्टेंस से हम लोग क्या कंक्लूड करेंगे कि इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है ईच रेसिस्टेंस में वो सेम रहेगा। दूसरी चीज कि टोटल वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस ऑल रेसिस्टेंस वो सम ऑफ होगा ईच इंडिविजुअल रेसिस्टेंस के वोल्टेज डिफरेंस के इक्वल। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि टोटल रेसिस्टेंस इन सीरीज सर्किट इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये फॉर्मूला हमको मिल गया यहाँ से। इसके बाद पैरेलल सर्किट का देखेंगे हम लोग। तो पैरेलल सर्किट में आप देखोगे कि ए और बी के अक्रॉस अगर कोई वोल्टेज हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, सपोज वोल्टेज अप्लाई करते हैं V, तो सेम वोल्टेज R1 के क्रॉस अप्लाई होगा, सेम वोल्टेज R2 के क्रॉस अप्लाई होगा और सेम वोल्टेज R3 के क्रॉस अप्लाई होगा। अभी यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है यहाँ से I, ये थोड़ा करंट यहाँ पे, क्योंकि R1 के क्रॉस एक सर्टेन वोल्टेज डिफरेंस है, तो थोड़ा करंट यहाँ से फ्लो कर जाएगा। सपोज उसकी वैल्यू I1 है। सिमिलरली R2 से जो करंट फ्लो करेगा उसको हम लोग I2 बोलेंगे और इसी तरीके से R3 से जो करंट फ्लो करेगा उसको I3 बोलेंगे। इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि टोटल करंट IT जो है वो इक्वल टू होगा सम ऑफ I1 प्लस I2 प्लस I3। तो इस तरीके से हमें बेस फॉर्मूला मिल गया। अभी इसी फॉर्मूले के यूज से हम लोग अपना जो
रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है वो कैलकुलेट करेंगे। तो I इक्वल टू क्या होता है, V बाई आर होता है। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे और इक्वेशन 1 में डालेंगे। अभी यहाँ पे V1, V2 और V3 इक्वल टू V होगा, क्योंकि तीनों पैरेलल में है। तो ये चीज हम लोग यूज करेंगे, तो हमारा फॉर्मूला इस तरीके से हो जाएगा। और फिर V को कैंसिल करेंगे, तो फॉर्मूला आएगा 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो ये था फॉर्मूला रेसिस्टेंस इन पैरेलल। अभी इससे कंक्लूड क्या होता है कि वोल्टेज तीनों रेसिस्टेंस के अक्रॉस सेम रहेगा, और करंट जो रहेगा सम ऑफ ईच ब्रांच के करंट के इक्वल रहेगा, और रेसिस्टेंस का फॉर्मूला ये रहेगा। अभी हम लोग एग्जाम्पल के हेल्प से सीरीज पैरेलल के प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। उससे पहले क्विक समरी में, अगर दो रेसिस्टेंस सीरीज में है तो उसका वैल्यू आ जाएगा R इक्वल टू R1 प्लस R2। इसी तरीके से अगर टू रेसिस्टेंस पैरेलल में है तो R इक्वल टू R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो ये बेसिक फॉर्मूला है जो कि ओरिजिनल फॉर्मूले से ही ड्राइव किया गया है। अभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 1 हम लोग स्टडी करेंगे। यहाँ पे तीन रेसिस्टेंस सीरीज में है, R1, R2 और R3। तो पूछा गया है कि A और B के बीच में रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी। तो ये सिंपल सा प्रॉब्लम है। इसमें क्या करना है, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 का फॉर्मूला लगाना है। हमारा वैल्यू आ जाएगा 30 ओम। तो इस तरीके से ये बेसिक सा प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अभी इस केस में तीन रेसिस्टेंस सीरीज में है, R1, R2 और R3। तो पूछा गया है कि I की वैल्यू क्या रहेगी, मतलब इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, और यहाँ पे वोल्टेज भी दिया हुआ है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले रेसिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है और फिर करंट निकालना है। तो हमको मालूम है I इक्वल टू V बाई आर होता है, और टोटल रेसिस्टेंस जो रहेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। तो रेसिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 25 ओम। अभी इस फॉर्मूले में रेसिस्टेंस की वैल्यू डाल देंगे और वोल्टेज की वैल्यू डाल देंगे। तो फॉर्मूले से आ जाएगा I इक्वल टू 20/25, और करंट की वैल्यू आ जाएगी 0.8 एम्पियर। तो इस तरीके से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अभी इस एग्जांपल में हमको R2 कैलकुलेट करना है। यहाँ पे R1 की वैल्यू दी हुई है, R3 की वैल्यू दी हुई है, और R3 के क्रॉस जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू दी हुई है। इस प्रॉब्लम को हम लोग दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 में करंट कितना फ्लो कर रहा है इस सर्किट में वो कैलकुलेट करेंगे, और दूसरे पार्ट में हम लोग रेसिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो करंट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ये रेसिस्टेंस की तरफ देखेंगे। तो यहाँ पे रेसिस्टेंस दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है, तो इसमें करंट का फॉर्मूला लगाएंगे। तो करंट इक्वल टू आ जाएगा 10/5 इक्वल टू 2 एम्पियर। इसका मतलब क्या हुआ कि इस सर्किट में 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। अभी इस सर्किट में जो टोटल रेसिस्टेंस है वो सम ऑफ होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सपोज कर लीजिए कि टोटल रेसिस्टेंस R है, तो फॉर्मूले में हम लोग V इक्वल टू 20 वोल्ट और करंट इक्वल टू 2 एम्पियर पुटअप करेंगे, तो R की वैल्यू आ जाएगी 10 ओम। अभी हमको R मिल गया, R1 की वैल्यू मालूम है और R3 की वैल्यू मालूम है। तो सिंपल फॉर्मूले से R2 इक्वल टू हो जाएगा R माइनस R1 माइनस R3। कैलकुलेशन करेंगे तो R2 की वैल्यू 2.5 ओम आ जाएगी। नाउ प्रॉब्लम 4, इसमें दो रेसिस्टर पैरेलल में है, तो हमको ओवरऑल रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सा फॉर्मूले में पुटअप करेंगे वैल्यू और कैलकुलेशन करेंगे। तो R की वैल्यू आ जाएगी 6.66 ओम। अभी पैरेलल रेसिस्टर नेटवर्क के कुछ एग्जांपल हैं। तो यहाँ पे 1 से लेकर 5 तक एग्जांपल दिए हुए हैं। अभी इस फिगर में आप देखेंगे तो कंफ्यूजन करने के लिए A और B को इस तरीके से बनाया है, बट ये टर्मिनल
और ये टर्मिनल के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो हम लोग इस वाले लाइन को स्किप कर सकते हैं और इसको डायरेक्टली यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी पैरेलल में है। इसी तरीके से इसमें ए बी सी डी चारों पैरेलल में है। 2 नंबर में भी ए बी सी तीनों पैरेलल में है। अभी इसमें ए बी सी को ट्रायंगल के फॉर्म में दिखाया है, बट इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में और इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये लाइन को हम लोग डिलीट करेंगे, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो ए और बी और सी जो है पैरेलल में हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें भी ए बी सी जो है वो पैरेलल में है। तो अलग-अलग क्वेश्चन में इस तरीके का इमेज बनाकर आपको कंफ्यूज किया जाएगा, ताकि आप प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व ना कर सको। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें सीरीज और पैरेलल दोनों फॉर्मूले का यूज होगा। तो यहाँ पे RT की वैल्यू कैलकुलेट करना है। R1 की वैल्यू मालूम है, R3 की वैल्यू मालूम है और R2 की वैल्यू नहीं मालूम है। तो हमको R2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो V3 की वैल्यू 10 वोल्ट दिया हुआ है, तो सेम वोल्टेज यहाँ पे भी अप्लाई रहेगा। तो R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 10 वोल्ट का है और R2 के अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है वो 2 एम्पियर है। तो फॉर्मूले में डालेंगे वोल्टेज और करंट की वैल्यू, तो R2 इक्वल टू आ जाएगा 10/2 इक्वल टू 5 ओम। तो हमें R2 की वैल्यू मिल गई और R3 की वैल्यू हमको पहले से मालूम है। अभी दोनों पैरेलल में है, तो दोनों का हम लोग सम करेंगे, तो RP इन दोनों का इक्विवेलेंट दिस पॉइंट और दिस पॉइंट के बीच में। तो RP जो रहेगा ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस कितना है वो वैल्यू है। तो RP का फॉर्मूला हम लोग डालेंगे, तो ये कैलकुलेशन करेंगे, तो RP इक्वल टू 2.5 ओम आ जाएगा। अभी RP और R1 जो है सीरीज में है, तो सीरीज का फॉर्मूला यूज करेंगे और यहाँ से हम लोग RT कैलकुलेट कर लेंगे। तो RT इक्वल टू आ जाएगा 10 प्लस 2.5 इक्वल टू 12.5 ओम। तो इस तरीके से यहाँ पे सीरीज और पैरेलल दोनों फॉर्मूले का यूज किया गया है। अभी इस प्रॉब्लम में हमको टोटल रेजिस्टेंस मेजर करना है। अब यहाँ पे सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए बी और सी का नॉमेनक्लेचर कर देंगे। अभी सेकेंड स्टेप में सबसे पहले R1 और R2 के क्रॉस कितना वोल्टेज है वो सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल का फॉर्मूला लगाएंगे, तो आ जाएगा RAB इक्वल टू 5 ओम। अभी इस सर्किट में R3 और RAB सीरीज में है, तो अगेन हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे और वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। RAC2 इक्वल टू 10 ओम आ जाएगा, क्योंकि दोनों सम हो जाएगा सीरीज में। अभी एक रेजिस्टेंस 10 ओम का है, दूसरा रेजिस्टेंस 10 ओम का है, तो यहाँ पे पैरेलल का फॉर्मूला लगाएंगे और पैरेलल का फॉर्मूला लगाने के बाद वैल्यू आ जाएगा 5 ओम। इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को भी स्टेप वाइज मैनर में सॉल्व किया जा सकता है। इसके बाद सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस ऐड करने के लिए एक ट्रिक है। तो ट्रिक ये है कि n नंबर ऑफ रेसिस्टर्स विथ रेजिस्टेंस वैल्यू R है, वो कनेक्टेड है सीरीज में, तो टोटल रेजिस्टेंस होगा NR। इसको एग्जांपल से समझते हैं। सपोज 10 नंबर ऑफ रेसिस्टर है और ईच रेसिस्टर की वैल्यू 5 ओम है और ये सारे रेसिस्टर सीरीज में कनेक्ट है, तो टोटल रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, 50 ओम। इसी तरीके से पैरेलल में जब n नंबर ऑफ रेसिस्टर जिनकी रेसिस्टेंस वैल्यू R है वो पैरेलल में कनेक्टेड है, तो टोटल रेसिस्टेंस की वैल्यू R/N हो जाएगी। इसको एग्जांपल से समझेंगे। सपोज 10 नंबर ऑफ रेसिस्टर है और ईच रेसिस्टर की वैल्यू 10 ओम है और ये पैरेलल में कनेक्टेड है, तो ओवरऑल रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, 1 ओम हो जाएगी। इस तरीके से सीरीज पैरेलल रेसिस्टर के सम करने का फॉर्मूला और उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का तरीका हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियो एंड अपडेट।